हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल CWC केमिस्ट्री विद कंसेप्ट्स। अभी हम चैप्टर फर्स्ट के वीडियोस देख रहे थे। मैं इसी वीडियोस के आगे कंटिन्यू करते हुए एक लास्ट टॉपिक बचा था, एकक कोशिका का घनत्व। जितने वीडियोस मैंने पहले आपको बताए हैं उनमें जितने भी डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल्स आते हैं वो सारे मैंने कवर कर दिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। एक छोटा सा टॉपिक बचा है जिसका एक छोटा सा वीडियो बनाने के लिए मैंने कोशिश की है, एकक कोशिका का घनत्व। एकक कोशिका का घनत्व क्या होता है? एकक कोशिका का मैंने स्ट्रक्चर आपको बता दिया था पहले। इस प्रकार का अगर हम घनीय एकक कोशिका लेते हैं तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होता है, जिसमें सारी भुजाएं घनीय हैं तो बराबर होती हैं इसकी भुजाएं। हम जो है इस चैप्टर में घनीय की ही बात करेंगे, सारी भुजाएं बराबर है इसकी। इस एकक कोशिका का घनत्व कैसे निकालेंगे हम, क्या घनत्व इसका होता है? सूत्र आपको याद जो करना है वो D बराबर Z इंटू एम अपॉन NA इंटू A का क्यूब याद करना है, जहाँ Z जो है अवयव कणों की संख्या है। मैंने पिछले वीडियोस में आपको छोटा सा चार्ट बना के बताया था, उस चार्ट को आप याद कर लीजिएगा, जहाँ से आपको Z की संख्या लिखने में आसानी होगी, चाहे वो FCC हो, BCC हो या SCP हो, सबके अवयव कणों की संख्या वहाँ से आप याद कर लेंगे तो लिख पाएंगे। M जो है मोलर द्रव्यमान है, Na जो है अवोगाद्रो संख्या है, और A जो है घन की भुजा है, जो हमारा काम आएगा A क्यूब मतलब घन का आयतन। घन की भुजा हमें पता है तो उसको हम आराम से निकाल सकते हैं, आयतन निकल आएगा, A का क्यूब हम उसको कर देंगे। ये जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, इस फॉर्मूले को काम में लेकर हम 2-4 न्यूमेरिकल्स करेंगे। कभी कभी इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल आ जाता है, अधिकांश रूप से FCC, BCC और SCP वाले न्यूमेरिकल्स ही आते हैं, लेकिन इसके न्यूमेरिकल्स भी हम 1-2 कर लेंगे तो हम एग्जाम में अगर आ जाते हैं तो दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए पहला न्यूमेरिकल है इसमें, एक यौगिक के 0.5 मोल में कुल रिक्तियों की संख्या कितनी होगी यदि वह षटकोणीय निबिड़ संकुलित HCP है। कुल रिक्तियां निकालनी है और चतुष्फल की रिक्तियां निकालनी है। इनमें से चतुष्फल की रिक्तियां कितनी होंगी? इंग्लिश में क्वेश्चन देखिए, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ वॉइड्स इन 0.5 मोल ऑफ HCP कंपाउंड, हाउ मेनी ऑफ दीज विल बी टेट्राहेड्रल वॉइड्स। इसमें से चतुष्फल की रिक्तियां कितनी होंगी ये हमें निकालनी है। 0.5 मोल हमें दिया हुआ है, हमें पता है कि 0.5 मोल, 1 मोल में परमाणुओं की संख्या जो होती है एवोगाड्रो नंबर के बराबर होती है, तो 0.5 मोल में परमाणुओं की संख्या निकाल लेंगे हम। 6.022 को जब एवोगाड्रो नंबर है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.5 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3.011 इंटू 10⁻23। ये हमारा 5 मोल में परमाणुओं की संख्या आ गई है। हमें निकालनी है चतुष्फलकीय। हमें पता है कि कुल रिक्तियों की संख्या जो होती है n+2n होती है, जहाँ n जो है हमारी अष्टफल की रिक्तियाँ होती हैं, 2n जो है चतुष्फल की रिक्तियाँ होती हैं। अष्टफल की रिक्तियों की संख्या जो है हमेशा अवयव कणों की संख्या के बराबर होती है, जबकि चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या अवयव कणों की संख्या की दुगनी होती है। कुल मिला के ये 3n हो जाएगा, जहाँ n जो है अवयव कणों की संख्या है, जो FCC में अलग होगी, BCC में अलग होगी और SCP में अलग होगी। कुल रिक्तियाँ हैं 3 इंटू n। n जो है मान हमारा भी आया है यहाँ पे। परमाणुओं की संख्या, अवयव कणों की संख्या कह सकते हैं, इसको परमाणु भी कह सकते हैं, अवयव कण भी कह सकते हैं। तो 3 को गुणा कर देंगे, 3.011 इंटू 10⁻23, तो हमारा मान आ जाएगा 9.033 इंटू 10⁻23। ये हमारी हो गई कुल रिक्तियों की संख्या। चतुष्फल की रिक्तियाँ निकालनी है। चतुष्फल की रिक्तियाँ जो होती हैं वो 2n के बराबर होती हैं। 2 को गुणा कर देंगे n की संख्या से, n की संख्या हमारी आई थी 3.011 इंटू 10⁻23, तो इसको गुणा कर देंगे तो हमारा मान आ जाएगा 6.022 इंटू 10⁻20। ये हमारे चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या है। प्रश्न में अष्टफल की रिक्तियों की संख्या पूछी नहीं है। अगर मान लीजिए आपसे पूछ ली गई तो बड़ा ही आसान है निकालना। अष्टफल की रिक्तियों की संख्या जो है अभी बताई थी मैंने आपको, ये जो है हमारे अवयव कणों की संख्या के बराबर होती है, और अवयव कणों की संख्या हमारी आई थी 3.011 इंटू 10⁻21। एक तरीका ये है चतुष्फल की रिक्तियों को निकालने का और अष्टफल की रिक्तियों को निकालने का। कुल रिक्तियाँ हमने सीधे ऐसे निकाल ली। अगर हम इन अष्टफल की रिक्तियों और चतुष्फल की रिक्तियों को दोनों को आपस में जोड़ेंगे तब भी हमारा इतना ही आंसर निकलेगा, क्योंकि कुल जो होती हैं वो अष्टफल की और चतुष्फल की रिक्तियों का जोड़ होती हैं। एक क्वेश्चन और देखिए, Cu जो कि कॉपर जो है, Cu जो कि FCC जालक में है, उसके किनारे की लंबाई दी हुई है, मतलब घन की लंबाई A, भुजा दी हुई है। क्या आपके द्वारा मापा गया घनत्व, जो अपना आंसर आएगा उसकी बात कर रहा है ये, प्रायोगिक घनत्व दे रखा है इसने, जो किसी विधि के द्वारा, किसी यंत्र के द्वारा नापा गया है, उससे मेल खाता है। हमें बताना है कि जो हमारा आंसर क्या इसके आसपास आएगा। डस प्रैक्टिकल डेंसिटी ऑफ कॉपर विच इज 8.29 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब विच फॉर्म्स FCC लेटेक्स, जो FCC लेटेक्स बनाता है, कॉन्साइड विद द डेंसिटी मेजर्ड बाय यू, आपके द्वारा मेजर की गई डेंसिटी के बराबर है। मैंने घनत्व का सूत्र बताया था आपको, Z इंटू एम अपॉन NA इंटू A क्यूब, जहाँ Z जो है अवयव कणों की संख्या है, M जो है मोलर द्रव्यमान है, NA जो है अवोगाड्रो संख्या है, A जो है वो घन की भुजा थी,
और ए क्यूब जो है घन का आयतन हो जाएगा। तो डी बराबर, क्योंकि एफसीसी है, एफसीसी में कणों की संख्या 4 होती है, जेड की जगह हम 4 लिख देंगे। और अक्सर जो होता है कॉपर का मान प्रश्न में दिया हुआ होता है 63.5 ग्राम्स। मोल द्रव्यमान जो है 63.5 लिख देंगे हम इसकी जगह। एवोगैड्रो की संख्या हमें पता है, उसका मान लिख देंगे। और घनत्व जो है वो निकालने के लिए, घनत्व निकालने के लिए ए का मान हमें प्रश्न में दिया हुआ है, ये रहा भुजा का मान दिया हुआ है। यहाँ से हम ए की वैल्यू पुट कर लेंगे 3.61 × 10⁻⁻8 का क्यूब। जब इसको हल करेंगे, थोड़ा मैं सिंप्लीफाई कर देती हूँ, बाकी आप करके निकाल लीजिएगा। जब 4 × 63.5 है, नीचे 6.022 × 10⁻23 है। जब इसको सॉल्व करेंगे 3.61 जो है ये 3.61 का क्यूब आ जाएगा। और 10⁻⁻8 का क्यूब लिखेंगे जब ये हो जाएगा हमारा 10⁻⁻24। इस 10⁻⁻24 और इस 10⁻⁻23 को जब हल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, सिर्फ जो नहीं चेंज हो रहा उसको ऐसा कैसे लिखेंगे हम, 10⁻⁻1 आ गया और 3.61 को क्यूब छोड़ देंगे, ये ऊपर चला जाएगा हमारा। तो हमारा d बराबर 4 × 63.5 6.022 × 3.61 का क्यूब इंटू 10 यहाँ कर देंगे। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर जो है 8.96 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आएगा, जो करीब करीब जो है इसके आसपास ही है। तो इससे सिद्ध होता है कि हमारे द्वारा निकाला गया घनत्व जो है अलग विधियों द्वारा, अलग यंत्रों द्वारा निकाले गए मान के करीब करीब बराबर है। इसके अगले वीडियो में बच्चों मैं आपके लिए जो क्रिस्टल लैटिक्स में, क्रिस्टल जालक में जो अशुद्धियाँ होती हैं, उनके कारण जो त्रुटियाँ उत्पन्न होती हैं, अशुद्धियों के कारण ये जो त्रुटियाँ उत्पन्न होती हैं, उनकी व्यवस्थाओं के कारण, परमाणु अवयव कणों के विचलन के कारण, उसके वो लेकर आऊँगी। उम्मीद करती हूँ आपको न्यूमेरिकल वाला ये वीडियो समझ में आया होगा। आप लाइक कीजिएगा, अच्छा लगा है तो आपको शेयर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को भी बताइएगा ताकि वो भी एग्ज़ाम्स की तैयारी इससे कर सकें। आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको टाइमली नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे, जिससे आप वीडियोस जैसे ही मैं अपलोड करूँगी आपको देखने को मिल जाएंगे। थैंक यू बच्चों।